मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने आपको अकाउंट पार्ट 1 पूरा करवा दिया है और अकाउंट पार्ट 2 में 2 चैप्टर, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर पार्ट 3 कंपनी का वार्षिक हिसाब और उसके बाद पार्ट 4 वित्तीय पत्रों का विश्लेषण पूरा करवा दिया है। और अब हम सीख रहे हैं पार्ट 5 हिसाबी गुणोत्तर और विश्लेषण। उसमें अलग अलग वीडियो के माध्यम से हिसाबी गुणोत्तर का अर्थ, हिसाबी गुणोत्तर का विश्लेषण कैसे करते, उसका वर्गीकरण, उसके वर्गीकरण में 2 प्रकार था, परंपरागत वर्गीकरण और कार्यानुसार वर्गीकरण, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, कार्यानुसार वर्गीकरण। और कार्यानुसार वर्गीकरण में भी 4 अलग अलग प्रकार के गुणोत्तर है। लाभदायकता के गुणोत्तर, उसके अंदर 4 अलग अलग सूत्र थे जो हमने सीख लिया है। दूसरा था तरलता के गुणोत्तर, उसके अंदर 2 अलग अलग सूत्र थे वो हमने सीख लिए हैं। और तीसरा सीख रहे थे हम संपन्नता के गुणोत्तर, जिसमें अलग अलग 4 सूत्र है, जिसमें से एक हमने सीख लिया था दायित्व इक्विटी गुणोत्तर। और स्वाध्याय में हमने प्रश्न नंबर 4 से लेकर प्रश्न नंबर 11 तक पूरा कर लिया। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रश्न नंबर 9, 10, 11 जो दायित्व इक्विटी गुणोत्तर से संबंधित था वो पूरा करवाया था। आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्न नंबर 12, 13 और 14। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो संपन्नता के गुणोत्तर में पहला जो गुणोत्तर था दायित्व इक्विटी गुणोत्तर, वो हमने सीख लिया है। दूसरा है कुल संपत्ति दायित्व गुणोत्तर। सूत्र देखिए यहाँ पे, कुल संपत्ति दायित्व गुणोत्तर, तो नाम ही है कुल संपत्ति, तो ऊपर आएगा कुल संपत्ति बटे में गैर चालू दायित्व। कुल संपत्ति दायित्व गुणोत्तर का सूत्र क्या होगा दोस्तों, कुल संपत्ति बटे में गैर चालू दायित्व। गैर चालू दायित्व के आपने अलग अलग 3 सूत्र पहले ही देख लिए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ नहीं लिख रहे हैं। कौन कौन से 3 सूत्र थे, तो गैर चालू दायित्व बराबर दीर्घकालीन दायित्व प्लस दीर्घकालीन प्रावधान, ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। या गैर चालू दायित्व बराबर कुल दायित्व माइनस चालू दायित्व, इस तरह से भी हो सकता है। या तीसरा उसका तरीका था कि कुल संपत्ति माइनस मालिकी फंड माइनस चालू दायित्व। इन 3 तरीके में से किसी एक तरीके से हम गैर चालू दायित्व निकाल सकते हैं, और वो तीनों सूत्र हमने पहले सीख लिया है, इसलिए मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे नया क्या है, कुल संपत्ति। तो कुल संपत्ति हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। सीधा तरीका क्या है कि बिन चालू संपत्ति और चालू संपत्ति दिया होगा, उन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कुल संपत्ति। बिन चालू संपत्ति और चालू संपत्ति दिया हो तो उन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, कुल संपत्ति। और उन दोनों में से कुछ भी ना दिया हो तो दायित्व वाले पक्ष का तीनों नाम दिया हो, यानी मालकी फंड, बिन चालू दायित्व और चालू दायित्व, जिसको हम कुल दायित्व कह सकते हैं। तो मालकी फंड और कुल दायित्व को अगर हम जोड़ देंगे तो भी वो कुल संपत्ति के बराबर होगा, क्योंकि पक्की तलपट के दोनों पक्षों का योग कैसा होता है, बराबर होता है। तो मालकी फंड प्लस कुल दायित्व करके भी आप कुल संपत्ति ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद संपन्नता में ही तीसरा गुणोत्तर है मालकी गुणोत्तर। तो मालकी गुणोत्तर बराबर मालकी फंड बटे में कुल संपत्ति। तो मालकी फंड का भी 2 अलग अलग सूत्र हम सीख चुके हैं। पहला सूत्र था क्या था, सीधा वाला मालकी फंड का सूत्र, इक्विटी अंश प्लस अधिमान अंश प्लस माइनस अनामत और आधिक्य। दूसरा क्या था कि कुल संपत्ति में से कुल दायित्व घटा देंगे तो भी हमें मालकी फंड मिल जाएगा। तो मालकी फंड के जो 2 सूत्र है वो हमने पहले सीख लिया है दायित्व इक्विटी गुणोत्तर निकालते समय। उसके बाद नीचे लिखा है कुल संपत्ति, तो कुल संपत्ति के भी 2 सूत्र ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं। और सबसे चौथा है संपन्नता के गुणोत्तर में ब्याज आवरण गुणोत्तर। क्या है, ब्याज आवरण गुणोत्तर बराबर ब्याज और आयकर घटाने से पहले का शुद्ध लाभ। क्या लिखा हुआ, ध्यान से देखिए, ब्याज और आयकर घटाने से पहले का शुद्ध लाभ बटे में गैर चालू दायित्व का ब्याज। गैर चालू दायित्व मतलब बैंक लोन, डिवेंचर, बॉन्ड, ऐसे गैर चालू दायित्व का क्या करना है, ब्याज से भाग लगाना है। तो ब्याज और कर घटाने से पहले का शुद्ध लाभ या तो आपको सवाल में दिया होगा, और नहीं दिया होगा तो आपको दिया होगा ब्याज और आयकर घटाने के बाद का शुद्ध लाभ। और आपको क्या चाहिए, पहले का। तो आपको ब्याज और आयकर दिया होगा, वो वापस उसमें जोड़ देंगे तो आपको पहले वाला ब्याज और आयकर घटाने से पहले का शुद्ध लाभ मिल जाएगा। जैसे 8 में से 3 घटाने से पहले का चाहिए, तो 8 में से 3 घटाने के बाद अगर 5 दिया होगा तो 5 में वापस आप 3 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, 8 हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर ब्याज और आयकर घटाने से पहले का दिया होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ब्याज और आयकर घटाने के बाद का दिया होगा तो ब्याज और आयकर उसमें जोड़ देंगे तो अपने आप आपको ब्याज और आयकर घटाने से पहले का शुद्ध लाभ मिल जाएगा। और उसको दीर्घकालीन यानी गैर चालू दायित्व के का जो ब्याज होगा उस ब्याज से भाग लगाएंगे तो हमें मिलेगा ब्याज आवरण गुणोत्तर। तो ये हमारा सूत्र हो गया। आप चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 248, क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14। कोशिश करूंगा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे। यस,
12वां है आर कंपनी लिमिटेड की नीचे दिए गए जानकारी के आधार पर कुल संपत्ति दायित्व गुणोत्तर ज्ञात कीजिए, जिसमें आपको अधिमान अंश पूंजी, इक्विटी अंश पूंजी, अनामत आधिक्य, गैर चालू दायित्व और चालू दायित्व दिया है। 13वां है टी कंपनी की जानकारी पे मालिकी गुणोत्तर ज्ञात कीजिए, उसमें आपको इक्विटी अंश पूंजी, अधिमान अंश पूंजी, अनामत आधिक्य, गैर चालू दायित्व, गैर चालू संपत्ति और चालू संपत्ति। गैर चालू संपत्ति का मतलब ही होता है बिन चालू संपत्ति। और 14वां है के लिमिटेड के नीचे दिए गए जानकारी के आधार पर ब्याज आवरण गुणोत्तर की गणना कीजिए, उसमें आयकर के बाद का लाभ दिया हुआ है। दोस्तों क्या दिया हुआ है? आयकर के बाद का लाभ, लेकिन उसके बदले में आयकर चुकाया आपको दिया हुआ है। ठीक है, 10% का डिवेंचर, 12% की बैंक लोन, उसका ब्याज भी आप गिन लेंगे तो वो कहलाएगा गैर चालू दायित्व का ब्याज। तो इस तरह से ये हम 12, 13 और 14 करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या निकालना है आपको? कुल संपत्ति दायित्व गुणोत्तर। तो सूत्र लिखेंगे कुल संपत्ति दायित्व गुणोत्तर, कुल संपत्ति दायित्व गुणोत्तर बराबर कुल संपत्ति बटे में कैसा दायित्व? गैर चालू दायित्व। कुल संपत्ति बटे में गैर चालू दायित्व। तो कुल संपत्ति कितना? तो कुल संपत्ति आपको नहीं दिया हुआ है, कोई भी संपत्ति आपको दिया नहीं हुआ है, तो कुल संपत्ति का हम कौन से तरीके से निकाल लेंगे? तो कुछ इस तरह से निकाल लेंगे। कुल संपत्ति बराबर मालिकी फंड प्लस कुल दायित्व करके हम कुल संपत्ति निकाल देंगे। और दूसरा क्या चाहिए हमें? गैर चालू दायित्व, वो डायरेक्ट दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। गैर चालू दायित्व कितना दिया हुआ है? 4 लाख। तो ये 4 लाख दिया हुआ है, जैसे ही हमें कुल संपत्ति मिलेगा यहाँ मान रख देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कुल संपत्ति का सूत्र। तो कुल संपत्ति बराबर, मान लीजिए कि संपत्ति साइड का कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन दायित्व साइड का सभी नाम अगर दिया होगा तो सबको अगर हम जोड़ देंगे तो हमें उस साइड का कुल योग मिल जाएगा, और जो उस साइड का कुल योग होता है वही संपत्ति का भी कुल योग होता है। तो कुल संपत्ति बराबर मालिकी फंड प्लस बिन चालू दायित्व प्लस चालू दायित्व, या तो डायरेक्ट लिखना है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप कुल दायित्व, मालिकी फंड प्लस कुल दायित्व। अब मालिकी फंड भी डायरेक्ट तो नहीं दिया है, लेकिन कोष्टक में निकाल ले रहे हैं। मालिकी फंड के लिए आपको अधिमान अंश पूंजी, इक्विटी अंश पूंजी और अनामत अधिक तीनों लाइन से दिया, तीनों को जोड़ लेंगे। उस दिन मैंने माइनस क्यों किया था? एक कमेंट में भी मुझे आया था कि सर आपने माइनस किया था, कभी कभी प्लस भी किया हुआ है। लाभ हानि की उधार बाकी दी होगी तो ही माइनस करना है, नहीं तो हमेशा आपको प्लस ही करना है। ठीक है, तो अधिमान अंश पूंजी है 6 लाख प्लस इक्विटी अंश पूंजी है 10 लाख प्लस अनामत और आधिक्य है 2 लाख। ये जो इतना हुआ वो सिर्फ मालिकी फंड का हुआ। अब कुल दायित्व भी डायरेक्ट नहीं दिया है, लेकिन गैर चालू दायित्व और चालू दायित्व दिया है, तो डायरेक्ट आप 8 लाख लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे 4 लाख प्लस 4 लाख, 4 लाख बिन चालू दायित्व है और 4 लाख चालू दायित्व है। अब इन सबको जोड़ लेंगे तो मालिकी फंड होगा 6 और 10 16 और 2 18 लाख, 18 लाख और कुल दायित्व होगा 8 लाख। 18 लाख और 8 लाख जोड़ेंगे तो 26 लाख। 26 लाख क्या मिला हमें? कुल संपत्ति। अब मान रख देंगे 26 लाख बटे में 4 लाख, 26 लाख बटे में 4 लाख करेंगे दोस्तों तो 6.5:1। एक अच्छा स्थिति कह सकते हैं कंपनी का। 6.5:1 का मतलब ये हुआ कि कंपनी के पास अगर 1 रुपये का गैर चालू दायित्व है तो उसके बदले में उसके सामने उसके पास 6.5 रुपये की संपत्ति है, जो एक अच्छा स्थिति को दर्शाता है। उसके बाद 13वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 13। टी कंपनी लिमिटेड के नीचे दिए गए जानकारी के आधार पर मालिकी गुणोत्तर को ज्ञात कीजिए। इस बार क्या ज्ञात करना है? मालिकी गुणोत्तर। तो मालिकी गुणोत्तर बराबर मालिकी फंड बटे में कुल संपत्ति, मालिकी फंड बटे में कुल संपत्ति। तो मालिकी फंड देखते हैं कैसे निकलेगा। तो मालिकी फंड सीधे तरीके से निकल जाएगा, इक्विटी अंश पूंजी प्लस अधिमान अंश पूंजी और अनामत आदि के तीनों को जोड़ देंगे तो मालिकी फंड मिल जाएगा। और कुल संपत्ति भी आप गैर चालू संपत्ति और चालू संपत्ति को जोड़ देंगे तो कुल संपत्ति भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे नीचे से लिख रहे हैं मालिकी फंड बराबर इक्विटी अंश प्लस अधिमान अंश
और प्लस अनामत। अगर लाभ हानि की उधार शेष होती तो मैं माइनस में लिखता। इक्विटी अंश कितना दिया हुआ है 12 लाख, अधिमान अंश दिया हुआ है 8 लाख और अनामत दिया हुआ है दोस्तों 4 लाख। तो 12 लाख और 8 लाख जोड़ेंगे तो 20 लाख और 20 लाख और 4 लाख जोड़ेंगे तो 24 लाख। तो 24 लाख हमें क्या मिला दोस्तों, मालकी फंड। यहाँ पे रख रहा हूँ 24 लाख। और जैसे ही हमें कुल संपत्ति मिलेगा इसके नीचे रखेंगे और नीचे रखने के बाद ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो अभी और क्या चाहिए हमें, कुल संपत्ति। तो कुल संपत्ति बराबर गैर चालू, यानी जिसको आप बिन चालू भी कह सकते हैं, प्लस चालू संपत्ति। तो ये दोनों ही दिया हुआ है। गैर चालू संपत्ति दिया हुआ है 12 लाख और चालू संपत्ति दिया हुआ है 24 लाख। तो 12 लाख प्लस 24 लाख दोनों को आप जोड़ेंगे तो 36 लाख। यहाँ मान रख देंगे 24 लाख बटे में 36 लाख। तो मैं कैलकुलेशन है मेरे पास, आंसर उपलब्ध है। 24 लाख भागे 36 लाख करेंगे दोस्तों तो वो आएगा 0.67 अनुपात 1। ये भी एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं हम। उसके बाद 14वां सवाल, के लिमिटेड के नीचे दिए गए जानकारी के आधार पर से ब्याज आवरण गुणोत्तर की गणना कीजिए। तो पहले सूत्र लिखेंगे, ब्याज आवरण गुणोत्तर बराबर आयकर, ब्याज और आयकर से पहले का शुद्ध लाभ। सूत्र क्या है, ब्याज और आयकर से पहले का शुद्ध लाभ, ब्याज और आयकर से पहले का शुद्ध लाभ बटे में गैर चालू दायित्व का ब्याज। तो सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए होगा, ब्याज और आयकर से पहले का लाभ चाहिए होगा, क्योंकि वो आपको नहीं दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है आयकर के बाद का लाभ। तो मैंने क्या बताया था, अगर आपको आयकर के बाद का लाभ दिया होगा, आयकर घटाने से बाद का, तो उसमें आयकर और ब्याज जोड़ देंगे तो आयकर और ब्याज घटाने से पहले का लाभ आपको मिल जाएगा। अब आपके मन में एक प्रश्न और आया होगा कि यहाँ पे तो सिर्फ आयकर घटाने के बाद का लिखा है, तो सिर्फ हमें आयकर जोड़ना चाहिए, ब्याज हम क्यों जोड़ेंगे। आयकर दोस्तों सबसे लास्ट में घटाया जाता है। आयकर हमने घटा दिया है, इसका मतलब हमने ब्याज घटा ही दिया होगा। ब्याज किस में आता है, जब हम लाभ हानि पत्रक बनाते हैं तो वित्तीय लागत में आता है। सबसे लास्ट में हम आयकर ही घटाते हैं। तो अगर हमने आयकर घटा दिया होगा इसका मतलब ब्याज ऑलरेडी घटा ही दिया होगा, इसलिए आयकर घटाने के बाद का दिया है। और आपको चाहिए ब्याज और आयकर घटाने से पहले का, तो आयकर घटाने के बाद का जो लाभ दिया हुआ है उस लाभ में आपको आयकर और ब्याज जोड़ना होगा। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा कि ब्याज और आयकर घटाने से पहले का शुद्ध लाभ बराबर आयकर बाद का लाभ, आयकर बाद का शुद्ध लाभ प्लस आयकर और प्लस ब्याज। तो आयकर घटाने के बाद का शुद्ध लाभ कितना दिया हुआ है, तो आयकर घटाने के बाद का शुद्ध लाभ दिया हुआ है दोस्तों आपके सवाल में पहले नंबर पे ही दिया हुआ है 7,50,000। उसके बाद आयकर चुकाया वो दिया हुआ है, आयकर कितना है आयकर, तो आयकर चुकाया है 2,50,000 और ब्याज नहीं दिया हुआ है, ब्याज हमें निकालना है क्योंकि ब्याज तो हमें यहाँ पे भी चाहिए। तो अब हम ब्याज निकाल लेते हैं। दीर्घकालीन दायित्व का ब्याज, तो दीर्घकालीन दायित्व में 2 दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 10% का डिवेंचर और एक दिया हुआ है 12% का बैंक लोन। तो 10% के डिवेंचर का ब्याज बराबर कितना दिया हुआ है डिवेंचर, तो 10% का डिवेंचर दिया है 20 लाख। तो 20 लाख
गुणे 10%। ब्याज की दर कितना है 10%। 20 लाख गुणे 10% करेंगे तो कितना आएगा 2 लाख, और प्लस 12% की बैंक लोन का ब्याज, 12% के लोन का ब्याज, तो 12% का लोन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 12% का लोन? 10 लाख। तो 10 लाख गुणे 12%, 10 लाख गुणे 12% करेंगे तो 1,20,000। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3,20,000। ये क्या आएगा? कुल ब्याज, गैर चालू दायित्व का कुल ब्याज। कितना आया कुल ब्याज? 3,20,000। तो सबसे पहले 3,20,000 यहाँ पे लिख देंगे, गैर चालू दायित्व का ब्याज 3,20,000, और साथ ही साथ यहाँ पे भी ब्याज चाहिए 3,20,000। इसको जोड़ेंगे तो हमें आयकर से, और आयकर और ब्याज घटाने से पहले का शुद्ध लाभ मिल जाएगा। तो 7,50,000 और 2,50,000 जोड़ेंगे दोस्तों तो 10 लाख, और 10 लाख और 3,20,000 जोड़ेंगे तो 13,20,000। 13,20,000 हमें क्या मिला? आयकर और ब्याज घटाने से पहले का शुद्ध लाभ। अब भाग लगा देंगे, 13,20,000 भागे 3,20,000 तो 4.13 अनुपात 1, 4.13 अनुपात 1, या 4.13 बार भी इसे कह सकते हैं आप। इसको हम बार में भी दर्शा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमारा आज महत्वपूर्ण सूत्र कुल संपत्ति दायित्व गुणोत्तर, मालिकी गुणोत्तर और ब्याज आवरण गुणोत्तर। ये लेकिन आपको समझ कब अच्छी तरह से आएगा? जब इसके सभी सूत्रों को आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे, और सूत्रों में भी जो जहां वर्ड लिखा हुआ है, यानी ये सूत्र याद करना तो बहुत आसान है, कुल संपत्ति दायित्व गुणोत्तर बराबर कुल संपत्ति और नीचे गैर चालू दायित्व। लेकिन कुल संपत्ति कैसे निकलेगा, गैर चालू दायित्व कैसे निकलेगा, उसके अलग अलग 2-3 सूत्र है। मालिकी फंड कैसे निकलेगा, वो सब आप अच्छी तरह से याद करेंगे दोस्तों, तो ये आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। अब हमारा ए बी सी डी में से ए बी और सी पूरा हो गया है। लाभदायकता का गुणोत्तर पूरा हो चुका है, ए बी वाला जो था तरलता का गुणोत्तर वो पूरा हो चुका है, और सी संपन्नता के गुणोत्तर पूरा हो चुका है। उसके बाद हमें पढ़ना है डी कार्य क्षमता के गुणोत्तर, और जैसे ही हमारा डी पूरा होगा हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नए चैप्टर को सीखेंगे। तो आज जो हमने किया है कुल संपत्ति दायित्व गुणोत्तर, मालिकी गुणोत्तर और ब्याज आवरण गुणोत्तर, उसके लिए आप उदाहरण नंबर 19 से लेकर, उदाहरण अगर मैं ज़्यादा दे रहा हूं तो वो आप आसानी से कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, फिर भी ज़्यादा नहीं है। आज 19 से लेकर 22 तक के उदाहरण को आपको करना है, यानी 19, 20, 21, 22 ये 4 उदाहरण को आपको होमवर्क के रूप में करना है। 19, 20, 21, 22 जो इसी की तरह है, जो आज आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो वीडियो में मैंने आपको समझाया है, 19, 20, 21, 22 इसी की तरह है, उसको आपको होमवर्क के रूप में करना है। थैंक यू सो मच।